हे गाइस, वेलकम टू गोल गेटर। आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2020 के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आए थे। और ये उस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? इनमें से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? सल्फर करता है, कार्बन करता है, क्लोरीन करता है या फिर सिलिकॉन करता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? सो दिस इज द ऑप्शन क्लोरीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर आपको मैं कहूँ कि इनमें से कौन सा ओजोन परत को नष्ट करता है तो क्लोरीन आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स जो होते हैं ना, ओजोन से टकराते हैं, ओजोन के कांटेक्ट में आते हैं। ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती है? ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। तो जब भी ब्रोमीन और क्लोरीन के जो एटम्स होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। और जो एक क्लोरीन एटम है वो जो होते हैं 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दैट इज द टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल। ओके, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सी उपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? क्या विशेषता थी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण? आयात अधिशेष, आयात में कमी, आयात अधिशेष, आयात में कमी, निर्यात में कमी या फिर निर्यात अधिशेष? विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें कौन सी जो थी सबसे ज़्यादा भारत के व्यापार की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये थी निर्यात अधिशेष। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, निर्यात अधिशेष। क्योंकि जब ये था ना, कॉलोनियल पीरियड जब था तो उस टाइम पे क्या था, सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो इंडियन मार्केट में एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट करने के लिए सामान तैयार करने का था। निर्यात करने के लिए सामान को तैयार करना मेजर इशू था उस टाइम का। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो क्या था, यहाँ से सामान ले जाकर वहाँ पे बेचते थे। इंग्लैंड वगैरह में अपनी जो कंट्री थी उसमें ले जाते थे। तो जो फूड ग्रेन्स होते थे, क्लोथ्स, केरोसिन, जो भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ये सब चीज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ थी ना, बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ इनके अलावा भी वे यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा लॉस हुआ था कि हमारा जो भारत है वो इतना पीछे चला गया। ठीक है, उस दौरान। देन ऑप्शन जो क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है? वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? हवा महल का किया था, लेह पैलेस का किया था, मटन चेरी पैलेस या फिर मैसूर पैलेस? तो 1799 में हवा महल का जो है निर्माण किया था, किसने किया था? सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो थे वो पोते थे महाराजा सवाई जय सिंह के। आपको ये भी ध्यान रखना है। और हवा महल कहाँ पे है? हवा महल इज सिचुएटेड इन जयपुर। ठीक है, ओके। देन अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिल्ली में जो लाल किला है और जामा मस्जिद है वो किसके शासन के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है? शाहजहां के शासनकाल के दौरान होता है ये, या फिर अकबर, या फिर जहांगीर, या फिर औरंगजेब? सो करेक्ट ऑप्शन इज ए हियर, शाहजहां। जो शाहजहां थे, शाहजहां के टाइम पे जो रेड फोर्ट है एंड जामा मस्जिद है वे बने थे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी है ये बताना है कि इनमें से कौन सी है। यैंसी है, अमेजन है, या फिर नील नदी है, या फिर यांगत्जी है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज यांगत्जी रिवर। यांगत्जी रिवर जो है वो शंघाई चाइना में है। ठीक है, यांगत्जी रिवर शंघाई चाइना में है। और जो नील नदी है, नील नदी कहाँ पे बहती है? ये बहती है ईस्ट अफ्रीका में। और जो ये अमेजोन नदी है, अमेजन नदी कहाँ पे बहती है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं बता दूं आपको, ये जो ये यांगत्जी रिवर है ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, 3rd लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड यांगत्जी रिवर। नील नदी जो है 1st लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट
थर्ड लॉन्गेस्ट क्या है, यांगत्जे रिवर वर्ल्ड की। फर्स्ट लॉन्गेस्ट नील नदी है, ओके। और थर्ड जो सेकंड है, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अमेजन रिवर, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एशिया की फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या रेटिंग आती है। यांगत्जे रिवर तो फर्स्ट हो गई, ठीक है, जो कि थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, ओके। और अगर इसकी लेंथ जो है वो 6,300 किलोमीटर की है। और सेकंड नंबर पे आती है येलो रिवर, थर्ड नंबर पे आती है रिवर मैकोंग, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है थर्ड नंबर पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है ये है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। आपको सभी को पता होगा कि ताजमहल किसने करवाया था, शाहजहां ने। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ओके। और जो मुमताज महल थी वो चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, राइन नदी, डैन्यूबे, अमेजन या फिर वोल्गा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, डैन्यूबे रिवर जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेट से होकर गुजरती है, देशों से, कंट्रीज से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन सी, जो डैन्यूबे रिवर है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से होकर गुजरती है। कौन कौन सी कंट्रीज से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोएटिया, सर्बिया और स्लोवेनिया, यहाँ से ये होकर गुजरती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि किसे एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। 1901 में फिजिक्स में किसे एक्सरे खोजने के लिए पुरस्कार, नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको बताना है। विल्हेम रोंटगन, विलियम थॉमसन या फिर लुईस पास्चर या फिर विलियम क्रूक्स, किसे मिला था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ओके। किसे मिला था, विलियम रोंटगन को मिला था, ठीक है। एक्सरे इन्होंने डिस्कवर करी थी विलियम कॉनरेड रोंटगन, इनका पूरा नाम था। 1901 में मिला था इन्हें ये, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, विलियम रोंटगन, लुईस अल्वारेज, हेनरी मोसले या फिर विलियम क्रूक्स। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज लुईस अल्वारेज। अल्वारेज की जो थ्योरी थी वो मोस्ट वेल नोन एक्सेप्टेड थ्योरी थी, किस चीज़ के लिए, डायनासोर्स के लिए, कि डायनासोर्स की विलुप्ति कैसे हुई, तो उसके लिए अल्वारेज हाइपोथेसिस था। ये एक बेटा था और एक सन था, ठीक है। एक बेटा था और एक फादर था, सॉरी, फादर एंड सन थे, एक ड्यू लुईस और वाल्टर अल्वारेज, उनके नाम पे इसका नाम इस लुईस एंड अल्वारेज पड़ा, ठीक है। 1980 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो ये एक मेटेओर होता है, मेटेओर माउंटेन के साइज का एक मेटेओर था जो अर्थ पे टकराया था 66 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। 66 मिलियन ईयर एगो क्या था, एक मेटेओर अर्थ पे टकराया था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में गैस, डस्ट वगैरह की वजह से बहुत सारे गैस डस्ट इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, क्लाइमेट जो है एकदम से बदल गया था, जिसकी वजह से डायनासोर्स की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये था अल्वारेज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा हुआ है कि किसे उनके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर अकबर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये शाहजहां है, क्योंकि शाहजहां को ही उनके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनके ही टाइम पर सबसे ज़्यादा, शाहजहां के टाइम पर बहुत सारी आर्किटेक्चरल जो थिंग्स थी वो बनी थी, कला विकृति आकृति जो थी बहुत सारी उन्हीं के टाइम पे बनी थी, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा। किस सम्राट के दरबार में भेजा? हुमायूं के, शाहजहां के, या फिर अकबर के, या फिर जहांगीर के? सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। 1608 में जो विलियम हॉकिंस थे वो मुगल दरबार में गए थे। किस वजह से गए थे? कि उन्हें ना वेस्ट साइड की कोस्टल लाइन चाहिए थी, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट जो थी इंडिया की वो चाहिए थी। किस वजह से चाहिए थी? क्योंकि वहाँ पे उन्हें अपनी फैक्ट्रीज लगानी थी जिससे वे आसानी से वहाँ से सामान ले जाके जो अपनी कंट्री में बेच सकते थे, यूके, इंग्लैंड वगैरह में वे बेच सकते थे। इस वजह से उन्हें उनकी परमिशन चाहिए थी। तो परमिशन लेने के लिए 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुँचे थे, ठीक है, फरमान लिया था उन्होंने इस चीज़ का। तो फरमान दिया करते थे ना जो ये मुगल एम्परर थे वे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त मींस इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? सुकुमार सेन, टीएन शेषन, सुनील अरोड़ा, या फिर एमएस गिल? कौन थे? सुकुमार सेन इज करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुकुमार सेन जो थे वो 1898 से 1963 के बीच क्या थे? इंडियन सिविल सर्वेंट रह चुके थे और वे ही फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने थे इंडिया के, जिन्होंने 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक सर्व किया था, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। ओके, और इन्होंने जो थे जो पहले 2 जनरल इलेक्शंस हुए थे ना 1951 से 52 के बीच और 1957 के बीच, उनमें इन्होंने मुख्य आयुक्त का रोल प्ले किया था, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 92, 109, 149 या 123? कितना गुना जो है सूर्य का अनुमानित व्यास है पृथ्वी के व्यास के? सो हियर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इसमें जो सन है हमारा, सन का जो व्यास है वो 109 टाइम ज़्यादा है अर्थ के व्यास से, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है भारत का? अमरेली, दाहोद, भरूच या गुहार मोती? गुहार मोती इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुहार मोती जो है ये जो भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है गुहार मोती, ठीक है, ऑप्शन डी। ये जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है गुहार मोती है, और ये कहाँ पे है? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि गुहार मोती कहाँ पे लोकेटेड है। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, गुजरात के। गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें गुहार मोती लोकेटेड है, जो क्या है सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या गिवन है कि भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। कौन सा जिला भारत में सबसे छोटा है? हाइलाकांदी, गुटूर, अलीराजपुर या फिर माहे? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। माहे जो है, माहे जिला सबसे ज़्यादा छोटा जिला है। ये जो है माहे जिला कहाँ पे है? पुडुचेरी में है, और ये 9 किलोमीटर स्क्वायर का ही है। देख लो एरिया में कितना छोटा है, 9 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है सिर्फ इसका, माहे डिस्ट्रिक्ट का, जो कि पुडुचेरी में है। और जो कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी जो एरिया है वो 45,652 किलोमीटर स्क्वायर का है। ओके, सो सबसे छोटा जो जिला है वो माहे है, जो कि पुडुचेरी में स्थित है, और सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ में है, जो कि गुजरात में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? पुरुषपुराण था, या फिर भाग्यनगर, या फिर मछलीपट्टनम, या फिर प्रयाग ज्योतिषपुर? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। प्रयाग ज्योतिषपुर जो था ये पहला नाम था किसका? गुवाहाटी शहर का, जिसका जो मीनिंग इसका क्या था? द लाइट ऑफ द ईस्ट इसका मीनिंग था। उसके बाद गुवाहाटी इसका नाम रख दिया गया था चेंज करके, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, वैष्णो देवी या फिर केदारनाथ। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। वैष्णो देवी जो है वो चार धाम का पार्ट नहीं है, चार धाम का हिस्सा नहीं है। चार धाम में कौन कौन सी जगह आती है नॉर्थ की? सो कौन कौन सी आती है चार धाम में जगह? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये जो है ये चार जगह कौन कौन सी? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है इन्हें ही चार धाम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। कौन सा बंदरगाह जो था सबसे पुराना था भारत में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था? कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह? सो कौन सा था? दैट इज कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह क्या था? सबसे पुराना बंदरगाह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। और इसका नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी इसका नाम है कोलकाता का। ये एक रिवराइन पोर्ट है और कहाँ पे है? कलकत्ता में लोकेटेड है और ये 203 किलोमीटर्स का है अराउंड, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट है, ये तो मैंने बता ही दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? इसे कंस्ट्रक्ट किया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष किस में पारित किया गया था? किस वर्ष में खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को पारित किया गया था? 1956, 1948, 1964 या फिर 1965? किस में किया गया था? सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज 1956। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन थी वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है। और ये अप्रैल 1957 में बनी थी एज पर RTI एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट आया था ना 1956 में, उसके द्वारा ये 1957 में जाके बनी थी। तो जो फॉर्मेशन ईयर है उसका 1956 ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसका एक्ट आया था, बनी फिर ये एक्ट पास हुआ उसके बाद ये बनी। सो और इसमें तो पूछा भी यही गया था कि एक्ट जो है एक्ट किस ईयर में पास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या गिवन है कि 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदौली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये हमसे पूछा हुआ है कि जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था ना, किसानों का आंदोलन जो था, उसमें उसका नेतृत्व लीडरशिप किसने की थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था, इसकी लीडरशिप की थी 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। ये जो था ये टैक्स जो था बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगी थी फार्मर से बारदौली में। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो कोई रोल रहा ही नहीं था 1928 में। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगी थी। बारदौली के जो किसान थे वो इतना ज़्यादा टैक्स देने के लिए के काबिल नहीं थे, ठीक है। इस वजह से उन्होंने सत्याग्रह किया और जिसका लीडरशिप किसने संभाली? जिसकी लीडरशिप संभाली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी गांधी इरविन समझौते में? गांधी इरविन पैक्ट या फिर एग्रीमेंट भी कह सकते हैं हम इंग्लिश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति, खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्त। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त जो थी ये नहीं थी उस समझौते में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग जो होता है ना, इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के चुनावों की निगरानी रखने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 314, 342, 324 या फिर 341। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हियर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। आर्टिकल 324 जो है, आर्टिकल 324 जो है, ये पावर देता है किस चीज की? सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मतलब कि जो आर्टिकल 324 है उसके तहत क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को सुपरिंटेंडेंस कर सकती है, और जो निर्देश है और कंट्रोल करने की बात आती है वो भी इसी के ही हाथ में है, इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23, उसमें क्या दिया हुआ है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक? बाणभट्ट, कलहण, कालिदास या फिर सोमदेव? हु इज द ऑथर? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, कलहण। कलहण जो है वो बाणभट्ट के क्या है? ऑथर हैं। ठीक है, ये संस्कृत में लिखी गई थी, और 1148 से 1149 के बीच में लिखी गई थी, ये 12th सेंचुरी में। ये कश्मीरी ऑथर है। ठीक है, जिसने क्या लिखा था? रिवर ऑफ किंग्स, मतलब कि रजत रंगिनी, ये लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? कौन से भाग में केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में संबंध जो हैं उनका उल्लेख किसमें किया गया है? भाग चौथे में किया गया है, भाग 11वें में किया गया हुआ है, या फिर भाग 10वें में किया गया हुआ है, या फिर भाग 12वें में किया गया हुआ है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। भाग 11वें में जो है, जो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, उसमें जो है भारतीय संविधान के भाग 11वें में केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में क्या क्या लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, जो विधायी जो रिलेशंस हैं, संबंध हैं, उसके बारे में बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है, नियम कानून बना सकती है। किसी भी राज्य क्षेत्र में नियम कानून बनाने की पार्लियामेंट की, संसद की शक्ति होती है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बना सकती है। तो ये सब जो है ये राज्य और स्टेट के बीच में संबंध स्थापित करता है, कानूनी संबंध, लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस है, विधायी शक्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला कौन थी? सैयद ताहिरा, लीला सेठ, रूमा पाल या फिर फातिमा बीवी? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। लीला सेठ जो थी वो पहली जो थी दिल्ली हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी। ठीक है, लीला सेठ वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑन द दिल्ली हाई कोर्ट एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट ऑन 5 अगस्त 1991। ठीक है, 5 अगस्त 1991 को ये क्या बनी थी? पहली चीफ जस्टिस भी बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की, स्टेट हाई कोर्ट की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो जजेस होते हैं वो किस आर्टिकल के अंडर जो है भारत के राष्ट्रपति जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं? आर्टिकल 217 के द्वारा, 124 के द्वारा, 224 के द्वारा, ठीक है, या फिर 21 आर्टिकल के द्वारा? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। जो आर्टिकल 124 क्लोज 2 है, ठीक है, आर्टिकल 124 जो खंड 2 है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट का के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और अदर जो जजेस होते हैं, अदर जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हें अपॉइंट करने की जो पावर है ये ही आर्टिकल प्रेसिडेंट को देता है। अब
एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का अपॉइंट करता है, मतलब कि जो रियल पावर होती है अपॉइंट करने की, नियुक्त करने की, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के और अदर जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पीएम के हाथ में होती है। प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो है वो जो है उनके हाथ में रियल पावर होती है अपॉइंट करने की। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सिर्फ साइन करते हैं, नाम मात्र के अपॉइंटमेंट करने वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या गिवन है कि स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में से एक नहीं है। मतलब कि जो स्वदेश दर्शन योजना बनाई थी पीएम मोदी ने, उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और नेशनल मतलब घरेलू जो पर्यटन है, टूरिज्म है, उसे बढ़ावा मिले। और इनमें से जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो उन्होंने सर्किट्स बनाए थे इसके लिए, इस योजना को लागू करने के लिए इन्होंने कुछ सर्किट्स बनाए थे। कौन सा सर्किट जो है इसमें नहीं आता? सो हमें बताना है ट्राइबल सर्किट, रामायण सर्किट, या फिर ऑप्शन सी है डेजर्ट सर्किट, या फिर महाभारत सर्किट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जो महाभारत सर्किट है वो 13 जो थीमेटिक सर्किट बनाए थे इस स्कीम के अंडर, ठीक है, इस योजना के अंडर, उसमें नहीं आता है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के होते हैं। मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम बनाया जाता है। सो उस कॉलेजियम के जो प्रमुख होते हैं, चीफ जो होते हैं, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, संसद होते हैं, या फिर सांसद होते हैं, या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हमारे, वो उस कॉलेजियम के प्रमुख होते हैं, ठीक है, जो कि ये डिसाइड करते हैं, जो कि नाम जो है, नाम देखते हैं कि कौन कौन से नाम कैपेबल हैं जजेस बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के, और फिर वे क्या देते हैं, प्रेसिडेंट को अपना जो उनका सजेशन होता है कॉलेजियम का वो दे देते हैं। देन जो प्रेसिडेंट जो होता है, पीएम जो होता है, प्राइम मिनिस्टर को दे देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्हें देखते हैं कौन सा होना चाहिए नियुक्त, उसके बाद प्रेसिडेंट अपने साइन कर देता है उन पर ही, ठीक है, ऐसा प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान के वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं? तो हमने बताया ही था, जो लाल किला और जामा मस्जिद है वो शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई थी, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या दिया है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी जो था वो निर्वासन में पैदा हुआ था। निर्वासन होता है एग्जाइल, बाहर रहते हुए पैदा हुआ था, अपने जो राज्य था उससे बाहर। और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो कौन सा ऐसा शासक था? अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर था, या फिर बाबर था? तो सबको ही पता है कि अकबर जो था, अकबर ही ऐसा था जिसके पिता की 13 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी, और जो हुमायूं जो था, हुमायूं की डेथ हो गई थी जब वो 13 साल का था उसका। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. आई थिंक यू लाइक दिस lecture series, and if you like it, then do like, share, subscribe and comment. Thank you, bye bye, and have a nice day.